अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, कल लास्ट क्लास में हमने बुक्स ऑफ प्राइमेंट्री पढ़ी थी। आज हम जो है वो पढ़ेंगे। हमारे पास अपडेटेड कैश बुक, हम उसमें ना मैं कल कैश बुक भी पढ़ी थी। अब हम आज जो है वो अपडेटेड कैश बुक पढ़ेंगे एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट BRS। ठीक है, ये न्यू टॉपिक है। जो हमने कैश बुक पढ़ी थी, कैश बुक से आगे ही फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। अब्बास रजा, आपका क्वेश्चन है कि कैश के, बैंक के और फर्नीचर अकाउंट जो है एस्ट्रो अकाउंट जनरल लेजर में ही बनेंगे। हाँ जी, जनरल लेजर में हम बनाएंगे। ठीक है, जो दो है ना, सेल्स लेजर और परचेज लेजर, उन वहाँ पर हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स बनाते हैं जो किसी इंडिविजुअल्स के हों। और इंडिविजुअल्स में आपके या तो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे या ट्रेड पेबल्स होंगे। रिसीवेबल्स हैं तो उसका अपटी अकाउंट बनेगा सेल्स लेजर में, अगर पेबल्स हैं तो उसका, ट्रेड पेबल्स हैं तो उनका अकाउंट बनेगा परचेज लेजर में। ठीक है, और बाकी जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो सारे के सारे आपके जनरल लेजर में बनेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें, जो हम आज पढ़ने लगे ना वो अपडेटेड कैश बुक। कैश बुक हमने कल पढ़ी थी। अपडेटेड कैश बुक का मतलब ये होता है जैसे कि आपको कहीं कहीं पूछा जाता है कि आपके पास कोई नई न्यू अपडेट है। अपडेट का मतलब ये है कि जो इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है आपने वो प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर अपडेट का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ना जो कैश बुक है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है जो आपने नहीं लिखी हुई, तो वो आपने कैश बुक में एंटर करनी है। अच्छा, फिर हमारे पास है दूसरी इसमें पार्ट होगा, वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का। तो BRS जो होती है ना, वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो होती है उसका मकसद ये होता है कि आपने रिकंसाइल करने का मतलब होता है कि आपस में कोई दो वैल्यूज को ना, उनमें डिफरेंसेस जो आ रहे हैं उनको एडजस्ट करके उनको आपस में मैच करना कि हाँ जी ये डिफरेंसेस हैं, इसको आपने रिकंसाइल किया। अच्छा, अभी हम देखते हैं इसका ना बेसिकली कि क्या किस तरह हम इसे लेके प्रोसीड करेंगे। हमने कैश बुक को कैसे अपडेट करना है। अगर आपको कैश बुक आप आती है ना तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट क्या होना है, मिसिंग फिगर ही होना है, जस्ट वो आपने पुट करना है। ये एक आसान ही मेथड, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, कैश बुक जो कल मैंने बनाई थी उसमें आप मुझे बताएं, अगर कोई उसमें आपको मसला है ना तो वो बता दें, क्योंकि हम उससे आगे प्रोसीड करेंगे यहाँ पर ना अपडेटेड कैश बुक में। हाँ जी, जितने भी लोग हैं आप ये बताएं, आपको क्लियर है, मुझे बताएं ताकि मैं आगे प्रोसीड करूं। क्योंकि जर्नल एंट्रीज तो हमने पहले ही पढ़ी हुई थी, कैश की जो रिसीट्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं, जो भी होती है, बैंक में डिपॉजिट, विड्रॉल, एवरीथिंग वी डिड दिस एट इनिशियल लेवल। तो अब उसको जस्ट ना कैश बुक में पुट ही करना था। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉब्लम, अगर कैश बुक में कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं ताकि हम उसको आगे फर्दर लेके चलें। ठीक है। अच्छा, देखें, मुस्कान, यस सर क्लियर है, ओके वेरी गुड। अगर आपने बेसिक जर्नल एंट्रीज अच्छी तरह की हुई हैं तो आपको कैश बुक में खैर कोई मसला नहीं होता। मोहम्मद सादिक, वालेकुम अस्सलाम। अब सर, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक्स के फॉर्मेट कैसे होंगे? सेल्स रिटर्न्स और परचेज रिटर्न्स के फॉर्मेट भी ऐसे ही होने जो हमने नॉर्मल बनाई है ना, इसी तरह ही होने। आपने एक डेट का कॉलम बनाना है और आपके सेल्स रिटर्न्स में आपने उसका फॉर्मेट में डिटेल आपने दे देनी है। ठीक है, वो इसमें भी बने हुए जो मैंने क्वेश्चन आपको अटैच किए थे
उसमें भी बने हुए हैं साथ में। उसमें क्या होगा, सेल्स रिटर्न में आपने डेट का कॉलम बनाना है, सेकंड डिटेल का कॉलम होना है, और फिर उसके आगे आपने जो लिखना है वो इनवॉइस नंबर नहीं होता है। सेल्स रिटर्न जो होती हैं और जो परचेजेस रिटर्न्स होती हैं वो क्रेडिट नोट से अपडेट होती हैं। तो आप सेल्स इनवॉइस नंबर की जगह क्रेडिट नोट नंबर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लेजर नंबर, लेजर फोलियो लिखेंगे कि आपने किस लेजर में उनको ट्रांसफर करना है, सेल्स लेजर में, परचेज लेजर में। और टोटल जो होगा वो जैसे बाकियों का टोटल ट्रांसफर होता है, इसी तरह इसका टोटल भी आपके जनरल लेजर में जाके अकाउंट बन जाएगा, सेल्स रिटर्न्स का और परचेज रिटर्न्स का, ठीक है। जनरल जर्नल का फॉर्मेट वो चले मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पर ना। हमने जो किए हुए थे, कल हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की थी, तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में देखें जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उनके साथ मैंने आपको सोल्यूशन भी साथ में दिया था क्वेश्चन का, ताकि आप उसको कर लें। ये एक हॉरिजॉन्टल पेज आ गया बीच में ना, प्रिंट हो गया। अच्छा देखें, से अब हमारे पास ना ये जो जर्नल बने हुए थे ना, उसमें एक सेल्स जर्नल है, रिटर्न इनवर्ड जर्नल। ये जो आप देखें स्क्रीन पे ना, ये एक रिटर्न इनवर्ड जर्नल है। ये जो इन रिटर्न इनवर्ड जर्नल आपका बना हुआ है, आपने डेट का कॉलम बनाया, उसके बाद डिटेल्स का कि आपको कौन रिटर्न कर रहा है, उसके बाद आपके पास नोट नंबर, इसका मतलब है ये क्रेडिट नोट नंबर होगा, ठीक है। ये क्रेडिट नोट नंबर होगा। आपके पास लेजर फोलियो नंबर के आपने कौन से लेजर में और कौन से नंबर वाले लेजर में आपने ट्रांसफर किया उसको ना, बुक में पेज नंबर वगैरह। वो क्या, जैसे ये पेज नंबर है, ये हमारे पास है पेज नंबर, ये उसने दिया हुआ है सेल्स लेजर का 01, ये अकाउंट नंबर भी हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली आप अकाउंट नंबर इसलिए लिखते हैं ताकि आपको इजीली पता चल जाए, लेकिन अगर उसके अंदर आपने एक पर्सन का एक पूरा पूरा पेज रखा हुआ है तो उसको पेज नंबर का नेम दे देते हैं, ठीक है। और जनरल लेजर का भी पेज नंबर या अकाउंट नंबर लिखा होता है। अब जैसे पी विलियम्स है ना, ये आपने आपको सेल्स रिटर्न्स कर रहा है, तो जो पी विलियम का अकाउंट है वो आपने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, आपने कहाँ पर, सेल्स लेजर के अंदर। तो उसको आप सेल्स लेजर में ट्रांसफर करेंगे, उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ये अमाउंट 150 इंडिविजुअल ट्रांसफर करेंगे। लेकिन टोटल जो होगा ये आप जनरल लेजर में जाके सेल्स रिटर्न्स का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। जनरल लेजर में क्या करेंगे, आपने सेल्स रिटर्न्स का अकाउंट बनाना है, इनका अकाउंट वहां बनेगा तो सेल्स रिटर्न्स डेबिट हो रही हैं, 150 से डेबिट हो जाएंगी। और यहाँ आप रेफरेंस में लिख देंगे टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न्स जर्नल, ठीक है। जो उसने यहाँ लिखा है टोटल ट्रांसफर टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये अकाउंट बन रहा है सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो वहां पर आप ट्रांसफर कर देंगे इसको। तो ये सारा यहाँ पर बनाया हुआ, तो मैंने आपको आंसर्स दिए थे कि मैच कर लें आप, ठीक है। जो इंडिविजुअल्स आपके सप्लायर्स हैं उनके आप किन्ने अकाउंट परचेज लेजर के अंदर बनाने हैं इसमें, ठीक है। जो आपके जो सेलर्स हैं उनको जो सप्लाई जो कस्टमर्स हैं, सॉरी, तो कस्टमर्स के अकाउंट आपके सेल्स लेजर में आ जाएंगे। बाकी जितने अकाउंट हैं आपके वो जनरल लेजर में, जैसे कि आपका कैपिटल का अकाउंट है, फर्नीचर का टी अकाउंट है, रेंट आपने पे किया है उसका एक्सपेंस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो हमारे पास जो जनरल जर्नल है ना, जनरल जर्नल में हम सिंपली जैसे जर्नल ट्रांजैक्शंस करते हैं ना, उसी तरह ही हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री करते हैं, जैसे पहले एक ट्रांजैक्शन थी कि वो फर्नीचर लेके आया था ऑनर ने, कैपिटल जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल क्रेडिट हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है। अब ये जाएंगे किस में, क्योंकि फर्नीचर का अकाउंट भी जनरल लेजर में बन रहा है, इसलिए हमने रेफरेंस यहाँ लिख दिया है जनरल लेजर, जो फोलियो का कॉलम है। और कैपिटल का अकाउंट भी जनरल लेजर में बनेगा, यहाँ पर भी हमने उसका फोलियो का नंबर लिख दिया, ठीक है, कि कौन सी जगह पर कौन से फोलियो में जाएगा। और बाकी ये ट्रांजैक्शंस वैसे ही जर्नल एंट्रीज की तरह ही बनाते हैं। इसी तरह आपने व्हीकल परचेज की थी जी गॉडर्ड से, तो वो आपने देखें व्हीकल्स आपका नॉन करंट एसेट है, तो ये ना तो सेल्स लेजर में जाएगा ना परचेज लेजर में, तो इसको जनरल लेजर में लेके जाएंगे। इसी तरह जी गॉडेड आपका ट्रेड सप्लायर नहीं है, मतलब कि आपको नॉर्मल गुड्स सप्लाई नहीं कर रहा जो आप सेल करते हैं, ये आपको फिनिश गुड्स आपके जो सॉरी नॉन करंट एसेट है वो सप्लाई कर रहा है, अदर देन नॉर्मल गुड्स पर आपको सप्लाई कर रहा है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं है, ठीक है, ट्रेड पेबल नहीं है, ये अदर पेबल है,
ठीक है। जो भी अदर पेबल्स होंगे ना, जिनसे आप नॉन करंट एसेट्स वगैरह परचेज कर लेते हैं गुड्स के अलावा, तो वो उनके अकाउंट भी जनरल लेजर के अंदर जाके ओपन होते हैं। ठीक है। इसी तरह ये जो बैड डेट्स है, देखिए बैड डेट्स हो है, ये तो एक्सपेंस है, इसको तो आपने रिकॉर्ड कर लिया बैड डेट्स अकाउंट में। तो डी हिल्स जिसने आपके पैसे देने थे वो आपका सेल्स में रिकॉर्ड हुआ सेल्स लेजर के अंदर। तो आप सेल्स लेजर के अकाउंट में जाएंगे, जब सेल्स लेजर जहाँ बनाए हुए हैं आपने, ये सेल्स लेजर हैं, तो आपके पास जो डी हिल्स है उसके अकाउंट में जाके उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। आपने सेल की थी उसे 300 की, और 300 ही उसने देने से रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। ठीक है। बाकी फॉर्मेट इनका सेम है, बाकी फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है। जी अब्बास, और कोई क्वेश्चन इसमें? हाँ जी मुस्कान, अगर इनवॉइस नंबर नहीं है, मैं प्रैक्टिकल एक अप्रोच बता रहा हूँ आपको। पेपर में तो इनवॉइस नंबर डेफिनेटली नहीं गिवन होगी, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको इनवॉइस नंबर गिवन होगा तो आपने वो इनवॉइस नंबर जो है वो लिखना है होता है प्रैक्टिकली। लेकिन अगर आपको पेपर में नहीं है तो डेफिनेटली आप नहीं लिखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुक्स कैसे प्रिपेयर होती हैं। ठीक है। अब्बास ओके क्लियर है, थैंक यू, वेलकम। ठीक है। यहाँ तक आपका ये हो गया। अब हम देखेंगे कैश बुक को अपडेट कैसे करना है। अपडेट कब कैश बुक होती है? देखें, हमारे पास में दो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनको हमने मैच करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। अब वो जो दो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। ये अब आपके आ गए हैं अपडेटेड कैश बुक्स। अच्छा, यहाँ देखें, जो हमारे पास अपडेटेड कैश बुक है ना, इसमें आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पर ये मैं आपको करवाता हूँ। अब देखें, एक हमारे पास ना ये यहाँ पर है टॉपिक, जो हमारा है वो टॉपिक है अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड या इसको एडजस्टेड भी बोलते हैं, कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। दो चीजें हैं। जो आपके पास अपडेटेड कैश बुक है ना, ये आप देखें कि आपका एक बिजनेस होता है और एक बिजनेस का बैंक होता है। जैसे आपके पास यहाँ पर बैंक में आप कहते हैं जी आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है बिजनेस का। ठीक है। अब जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आपके पास बैंक के साथ हैं। तो जो बिजनेस होता है ना, वो जितनी भी बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, बैंक के साथ कोई भी लेन देन उन्होंने किया है, बैंक से रिसीव की है कैश, बैंक में डिपॉजिट करवाई है, वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं। बैंक ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है। कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है उसके अंदर ये सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं इन बैंक कॉलम। इसके बाद इसका मतलब है कि जो हमने कैश बुक में बाकी जो कॉलम्स होते हैं हमारे पास, जो हम जिनको कहते हैं कैश का कॉलम हो गया, ठीक है, और डिस्काउंट का कॉलम हो गया, उसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ बैंक के बैलेंस के साथ है। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो ट्रांजेक्शन है ना आपके पास, अब वो कैसे रिकॉर्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास ना कैश बुक है, बिजनेस के पास होगी कैश बुक, बिजनेस कैश बुक प्रिपेयर करते हैं, और इसमें सिर्फ बैंक कॉलम, क्योंकि हम सिर्फ बैंक से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन यहाँ डिस्कस करेंगे, बैंक से रिलेटेड जो नहीं होंगी, कैश में हुई हैं, कैश आपने रिसीव किया या पे किया, तो वो हम कंसीडर नहीं करते। उसमें देखें डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। ठीक है। आपके बैंक अकाउंट में ना नॉर्मली बैलेंस जो होता है ना ब्रॉड डाउन, वो डेबिट साइड पे होता है, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे होते हैं। लेकिन आपका ब्रॉड डाउन बैलेंस जो है ना वो इस साइड पे भी आ सकता है,
जब आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट हो। कब? जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो। बैंक ओवरड्राफ्ट जब होगा तो वो आपकी लाइबिलिटी है। ये कब होगा आपके पास क्रेडिट बैलेंस? जब बैंक ओवरड्राफ्ट हो। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जितनी भी पेमेंट्स करनी है, ठीक है, चेक के थ्रू पेमेंट्स मेड बाय चेक, आपने जो चेक के थ्रू पेमेंट की है वो सारी की सारी क्रेडिट साइड पे आएगी। इसको कहते हैं कि उसमें क्वेश्चन में लिखा होता है चेक्स इशूड, कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितने चेक इशू किए हैं। चेक इशू करेंगे तो पेमेंट होगी ना, अदरवाइज तो पेमेंट नहीं होगी बैंक के थ्रू। क्योंकि आप चेक देंगे तो आपका जो भी पर्सन होगा जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो चेक रिसीव करेगा और जाके पैसे बैंक से विड्रॉ करवा लेगा। इसी तरह आपके पास जो पेमेंट्स रिसीव होती हैं ना, पेमेंट्स रिसीव्ड बाय चेक, आपने जो भी पेमेंट्स ली हैं वो चेक के थ्रू आपने रिसीव कर ली हैं। ठीक है, वो आपके यहाँ पर आ जाती हैं। अब ये क्या है, ये आपने चेक रिसीव करते हैं और चेक जो होता है वो आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अब जो चेक रिसीव करके आप फिर बैंक में डिपॉजिट करवा देते हैं तो फिर आपका बैंक में बैलेंस इंक्रीज होता है। आपने फॉर एग्जांपल चेक रिसीव किया, आपने उसको यहाँ लिख दिया डेबिट साइड पे। अब क्या हुआ आपके पास ना इसके अलावा देखें ऑनलाइन ट्रांसफर होती हैं। जैसे आपने किसी को ऑनलाइन पेमेंट की है तो वो आपके यहाँ पर क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, ऑनलाइन ट्रांसफर। ठीक है, आपने किसी को ट्रांसफर किए हैं तो वो आपके अकाउंट में क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। और अगर आपने ऑनलाइन रिसीव किए हैं तो वो आपके पास कैश बुक में डेबिट हो जाएंगी, आपने अमाउंट रिसीव कर लिए। ये सिंपल ऐसे ही है कि बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट होगा कि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब ये होता है कि आपने एट द एंड इसको क्लोज कर देना होता है। जब आप इसे क्लोज करते हैं कैश बुक को तो आपके पास क्रेडिट साइड पे बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो। ठीक है, अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना आपको, ये आपका है डेबिट बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आपके बैंक का। और ये जो ओपनिंग है ये भी आपका डेबिट बैलेंस है, ये ओपनिंग डेबिट बैलेंस है। इसका मतलब है आपके अकाउंट में पैसे ओपनिंग में भी हैं और क्लोजिंग में भी हैं। उसके बाद ये जो आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन है ये आपके पास ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है, कि आपके अकाउंट में शुरू में पैसे, बैंक जब मंथ स्टार्ट हुआ, ईयर स्टार्ट हुआ तो थे ही नहीं पैसे। ठीक है, और आपके पास अगर बैलेंस कैरिड डाउन इस डेबिट साइड पे आ जाता है तो ये आपका क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है। इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, कि आपने बैंक से ज्यादा पेमेंट की है और रिसीव कम की है बैंक में कैश। ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। अच्छा, आपने ये याद रखना है कि पेमेंट किस साइड पे आएंगी। जब भी आपने पेमेंट करनी है कैश बुक क्रेडिट होगी, जब भी आप पेमेंट रिसीव करेंगे कैश बुक डेबिट हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड आपके पास ना बैंक के अकाउंट में फॉर एग्जांपल पैसे आप के अकाउंट में शो हो रहे हैं, डिफरेंट पैसे शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मेरे अकाउंट में $10,000 पड़े हुए हैं एट द एंड, फॉर एग्जांपल। ठीक है, आप बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ना बैंक स्टेटमेंट सेंड करें। तो बैंक आपको जब बैंक स्टेटमेंट सेंड करता है तो उसमें भी आपके बैलेंस शो हो रहा होता है। आपकी ये बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास ऑनलाइन अपना अकाउंट है, ठीक है, आपके पास क्या है, अपना ऑनलाइन अकाउंट है, मतलब आप अपने मोबाइल ऐप से भी चेक कर सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनी होती है, वो आपको बैलेंस शो करते हैं।
बैंक ने क्या करना होता है, उसमें एक कॉलम होता है डेबिट का, एक कॉलम होता है क्रेडिट का, और थर्ड कॉलम उसने बैंक ने शो किया होता है बैलेंस का। 3 कॉलम बैंक ने शो किए होते हैं। अब बैंक क्या करता है, आपके ये कैसे बैंक स्टेटमेंट आपकी कैसे बनती है, जब आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन होता है ना, वो आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन शो हो रहा होता है बैलेंस के कॉलम में। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो आपके पास कोई भी पेमेंट आती है, रिसीव होती है, कुछ होती है, उसको उसके हिसाब से बैंक लेके चलता है। अब देखें, आपने क्या किया, आपने बैंक स्टेटमेंट ली, उसमें ओपनिंग बैलेंस था, कुछ आपने जो चेक्स इशू किए उन्हें वो बैंक ने पेमेंट कर दी होनी है। आप जो चेक इशू करते हैं वो कैश बुक में आपने किया होता है क्रेडिट। ठीक है, वो क्या किया होता है क्रेडिट, ये देख लें हमने यहाँ पर क्रेडिट किया था कैश बुक में बैंक के कॉलम में। बैंक रिवर्स करता है, बैंक उसको करता है डेबिट। बैंक डेबिट क्यों करता है, उसकी वजह क्या है, जब आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपके लिए तो वो एसेट होता है। ठीक है, तो बैंक ने आपके वो पैसे या मानद के तौर पर रखे होते हैं, बैंक ने आपने अपने पास रखे हैं, तो बैंक की वो लाइबिलिटी हो जाती है कि बैंक ने आपसे पैसा लिया हुआ है, फ्यूचर में देना है। तो जब आप डेबिट करते हैं कोई चीज तो बैंक में वो क्रेडिट हो जाती है, और जब आप कोई चीज क्रेडिट करते हैं तो बैंक में डेबिट हो जाती है। आपने चेक इश्यू किए, कैश बुक में क्रेडिट होंगे, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर एडजस्ट होके फिर आ जाएगा। फिर आपने जो चेक्स डिपॉजिट करवाए बैंक में, आपने किसी से चेक रिसीव किए, डिपॉजिट करवा दे, जब आप चेक रिसीव करते हैं, ठीक है, पेमेंट रिसीव करते हैं, कैश बुक में आप डेबिट करते हैं, क्यों, आपने पैसे ले लिए, आपका एसेट इंक्रीज हो गया। जबकि वो जो बैंक स्टेटमेंट होती है, बैंक स्टेटमेंट में जाके वो क्या हो रहा होता है, क्रेडिट हो रहा होता है और बैलेंसिंग फिगर आ रहा होता है। ठीक है, इसी तरह बैंक क्या करता है, बैंक ने को बैंक चार्जेस डिडक्ट किए होते हैं, तो बैंक चार्जेस जब डिडक्ट करता है बैंक, तो उसकी लायबिलिटी कम हो जाती है, उसकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, कम। तो बैंक उसको क्या करेगा, डेबिट करेगा, डेफिनेटली बैंक की लायबिलिटी कम हो रही है, वो भी तो काउंटिंग रूल अप्लाई कर रहा होता है, वो डेबिट की होती है उसने। आपके पास जो बैंक चार्जेस हैं वो कहाँ आने चाहिए, आपके पास जो कैश बुक है उसमें बैंक चार्जेस क्रेडिट साइड पे आते हैं, क्योंकि इससे आपका अकाउंट जो है वो कम हो जाता है, ये क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास ना आपके पास बैंक को आपने अपना इख्तियार दिया होता कि, या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की, तो आपने उनको कहा कि मेरा जो डिविडेंड बनेगा, मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी उस पर जो प्रॉफिट शेयर आएगा वो आपने मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देने। ठीक है, तो आपके अकाउंट में जब बैंक में पैसे ट्रांसफर होते हैं ना, तो वो आपके अकाउंट में बैंक में आ जाते हैं, तो उससे वो क्रेडिट हो जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ट्रांसफर, या आप ये कह सकते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड और प्रॉफिट रिसीव्ड, आपका बैंक क्या कर रहा है, जो डिविडेंड है, प्रॉफिट है, वो रिसीव कर रहा है। जब ऐसा केस होगा कि आपने उसको क्या करना है, डेबिट करना है, इंटरेस्ट, डिविडेंड या प्रॉफिट, वो रिसीव हो गया। जब रिसीव हो गया तो आपने क्या करना है, यहाँ पर बैंक क्या करेगा, बैंक उसको क्रेडिट करेगा, क्योंकि बैंक ने आपके भी आप पे पैसे रिसीव कर लिया है, तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो बैंक उसे क्रेडिट कर देता है। ठीक है, और बैलेंस में वही फिगर बैलेंस में भी शो होना शुरू हो जाता है। अब आपके लिए वो क्या है, एसेट है, तो आपके पास क्या होता है, जो इंटरेस्ट बैंक देता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड या प्रॉफिट रिसीव्ड, वो आपका बैंक आपके भी हाथ पे रिसीव कर रहा है, तो उससे आपका एसेट बढ़ जाता है, वो डेबिट होता है, आपकी कैश बुक में डेबिट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपके अकाउंट में, इसे कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसफर भी कहते हैं, कि आपके अकाउंट में किसी ने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए, डायरेक्ट क्रेडिट।
ठीक हो गया। अब आपके अकाउंट से समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने पेमेंट स्केड्यूल की होती हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करें ना, आप अपनी ऐप से किसी को जो मोबाइल फ़ोन है उसकी ऐप से ना किसी को पैसे ट्रांसफ़र करें ना, तो कुछ मोबाइल ऐप्स होती हैं वो क्या करती हैं, ऑप्शन देती हैं स्केड्यूल दिस पेमेंट। स्केड्यूल दिस पेमेंट का मतलब होता है कि आपने आज के दिन इस टाइम पेमेंट की है, अगले मंथ इसी डेट को इसी टाइम पे हम आपके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे जिसमें आपने अभी की है। ठीक है, उसको कहते हैं कि आपने किसी को स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑर्डर। तो स्टैंडिंग ऑर्डर जो पेमेंट होती है ना, स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, बैंक जब भी आपके ब्याह पे आपने जो पहले से ऑर्डर दिया होता है वो पेमेंट करेगा तो बैंक की लायबिलिटी कम हो जाती है, तो बैंक उसको क्या करता है, डेबिट कर देता है, और बैलेंस के कॉलम में भी उसको एडजस्ट हो जाता है, आपका बैलेंस कम या ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स के में क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है कि आपने बैंक को कह दिया है कि मेरे अकाउंट में से इस डेट को ये पेमेंट कर देनी है। ठीक है, लेकिन जब आप जाते हैं इसमें कैश बुक में, ठीक है, तो कैश बुक में जब आप जाते हैं तो उसको क्या ट्रीट करेंगे, आपके अकाउंट से पैसे चले गए, बैंक ने आपको इंटीमेट कर दिया, जैसे आपकी गाड़ी की एक पेमेंट थी, स्केड्यूल्ड पेमेंट थी, बैंक ने कर दी, बैंक ने आपको मैसेज कर दिया। आज आप तो ऑटोमेटिक है, सारा कुछ आपको ऑनलाइन मैसेज आ जाता है आपके नंबर पे जो रजिस्टर्ड नंबर होता है आपके पास। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कि आपने कोई पेमेंट कर दी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि बैंक आपको इन्फॉर्म नहीं करता, पेमेंट कर देता है और आप भी भूल गए, अगर आपको बाद में इन्फॉर्म करता है तो अब आप क्या करेंगे, अब जो भी आपका स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट होगी वो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे। मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर रहा हूँ ताकि ये मैं इसे लिख लूँ, बैलेंस कैरी डाउन नीचे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। ठीक है, ये होनी चाहिए, आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, वो भी ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास ना आपने इसको क्लोज जब करना है ना, आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाता है। बैलेंस कैरी डाउन में आप क्या करते हैं, बैलेंस कैरी डाउन ये आ गया आपके पास, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस जो मैंने अभी रिमूव किया था। अच्छा, अभी देखें आपके पास ना फॉर एग्जांपल ये 10,000 क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है कि आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है। आपकी सारी पेमेंट करने के बाद ना आपका बैंक अकाउंट शो कर रहा है कि आपके पास ना क्लोजिंग 8,000 पड़े हुए हैं। क्लोजिंग क्या है, 8,000 पड़े हुए हैं। अब आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि आपके पास यहाँ पर जो क्लोजिंग है वो 8,000 है, यहाँ पर क्लोजिंग क्या 8,000 है, यहाँ पर आपके पास दूसरी साइड पे कैश बुक में 10,000 है। ये 2,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमने कैश बुक में अभी तक नहीं लिखी, वो कैसे पता चलेगा, बैंक स्टेटमेंट मंगवाएंगे, बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा कि बैंक में ये चीजें लिखी हुई हैं हमने नहीं लिखी। फॉर एग्जांपल, बैंक ने मैं आपने स्टैंडिंग ऑर्डर दिया हुआ था, बैंक ने पेमेंट कर दी, डे टाइम आया, आपको याद ही नहीं रही, आपने उसको अपडेट ही नहीं किया, कैश बुक में आपने क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने डेबिट कर दिया। इसी तरह बैंक को आपके किसी बिजनेस की तरफ से किसी और जहां इन्वेस्टमेंट की हुई है वहां से कोई प्रॉफिट आ गया तो डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, या आपका कोई कस्टमर था उसने डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, कस्टमर ने भी आपको इंटीमेट नहीं किया, बैंक ने भी नहीं किया, फिर भी डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, इसी तरह ये भी हो सकता है कि आपने चेक इशू कर दिया, चेक बैंक में पहुंचे ही नहीं। ठीक है, जो आपका कस्टमर था और सॉरी सप्लायर, उसको चेक दिया है, जिस पर्सन को भी दिया वो एक बैंक में गया ही नहीं और आपका मंथ क्लोज हो गया, डेफिनेटली वो कैश बुक में शो हो रहा होता है, बैंक में शो नहीं हो रहा होता। ठीक है, वो क्या चीज होती है, उसको कैसे डील करना है। अब हम क्या करते हैं, हम इनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ये भी डिफरेंसेस के रीजंस होते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, रीजंस क्या हो सकती हैं डिफरेंसेस की, ये
आप रीजंस अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप इसको लर्न कर लेते हैं, तो आपको ये बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है। अब देखें, रीजन ये हो सकती है, टाइम डिफरेंस हो सकता है। टाइम डिफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, यहां से एक चेक इशू किया लास्ट डेट को ना, फॉर एग्जांपल किसी को पेमेंट कर दी। अब वो बंदा पेमेंट लेने के लिए बैंक पहुंचा तो बैंक बंद था, वो लेट हो गया, मंथ क्लोज हो गया, बैंक स्टेटमेंट क्लोज होगी। कैश बुक में तो आप उसे शो कर देते हैं कि हमने पेमेंट कर दी है, ठीक है, लेकिन वो बंदा बैंक में पहुंचते ही नहीं है। ठीक है, उसको कहते हैं टाइम डिफरेंस की वजह से आपका कोई मसला हुआ। इसी तरह आपने पेमेंट ली और आपने बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं करवाया, मंथ क्लोज हो गया। ठीक है, अब ये जो दो चेक्स होते हैं, एक होता है अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से होते हैं? अनप्रेजेंटेड जो चेक्स होते हैं ना, ये आप क्या करते हैं, इशू करते हैं, इशूड बाय बिजनेस, बिजनेस ने इशू किए हैं, आपकी कंपनी ने, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने इशू किए हैं, बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन बैंक फॉर पेमेंट। उनकी पेमेंट नहीं हुई, बैंक में अभी गया ही नहीं। फॉर एग्जांपल, आप एक बंदे को चेक देते हैं, वो जेब में रख लेता है, भूल जाता है, बैंक में गया ही नहीं। पहली तो ये रीजन हो सकती है। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि वो बंदा बैंक में पहुंचा, लेट हो गया, बैंक क्लोज हो गया, आपका मंथ भी क्लोज हो गया, उस लास्ट डेट थी, तो वो क्या हो गया, अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, तीसरी ये रीजन हो सकती है कि आपने क्या किया, बैंक चेक इशू कर दिया, ठीक है, कस्टमर गया, कस्टमर ने बैंक में चला गया, आपने चेक जो है वो इशू किया, तो उसमें ना अभी आप उसके बैंक जो था, फॉर एग्जांपल आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड का चेक दिया, उसका बैंक कोई और था। उस बैंक ने चेक तो आपका डिपॉजिट कर लिया, लेकिन उसको प्रोसेस करने में एक दिन दो लगा दिए। जब वो प्रोसेस होते हुए एक दो दिन लगाएगा, तो होगा ये कि आपके पास जो आएगा ना, उस टाइम डिफरेंस आ जाएगा कि बैंक में तो वो शो ही नहीं हो रही। बैंक तो जब पेमेंट रिसीव करेगा तब अपने अकाउंट में उसको अमाउंट को इंक्लूड करेगा, लेकिन आपने उसको क्रेडिट किया हुआ है जब चेक इशू किया। देखें, चेक इश्यूज कहाँ पर आते हैं, क्रेडिट साइड पे आते हैं, लेकिन वो बैंक में अभी तक उसको कंसीडर किया जाता है कि वो प्रेजेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ आपके अकाउंट से। दीज आर कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स। फिर हमारे पास आते हैं अनक्रेडिटेड चेक्स। अनक्रेडिटेड और अनडिपॉजिटेड चेक्स, ये कौन से चेक्स होते हैं? ये वो चेक होते हैं, चेक्स रिसीव्ड, आपने चेक रिसीव किए हैं, रिसीव्ड एंड नॉट येट डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, आपने चेक रिसीव किया, बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया, तो डेफिनेटली आप जब चेक रिसीव करते हैं कैश बुक में, देखें आपने उसे डेबिट किया होता है, डेबिट साइड पे ये शो कर रहे होते हैं, जैसे जिसे मैंने सर्कल किया हुआ ये। ठीक है, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में क्या हो रहा होता है, बैंक स्टेटमेंट में जाके क्रेडिट होना होता है, वो क्रेडिट नहीं बैंक ने किया हुआ अभी तक। ठीक है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए। एक तो ये हो सकता है, या इसमें ये भी हो सकता है, सेंड टू बैंक बट योर बैंक हैज नॉट येट रिसीव्ड मनी। ठीक है,
तो उसने आपके बैंक का बैंक जो है ना, उसने स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अभी तक ना किसी दूसरे, आप जिसका चेक था उसके अकाउंट से अभी तक पैसे नहीं आए। तो दीज आर कॉल्ड अनक्रेडिटेड और अनडिपॉजिटेड चेक्स। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास होते हैं, टर्म होती है डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर। डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब होता है कि समवन ट्रांसफर मनी टू योर बैंक अकाउंट। आपके बिजनेस के जो बैंक अकाउंट है ना, उसमें आपके पैसे आ गए हैं, डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए उसने। ठीक है, ये कहते हैं डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर। उसके बाद आता है आपका डायरेक्ट क्रेडिट ट्रांसफर के बाद स्टैंडिंग ऑर्डर आता है। स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है, आपने क्या किया है, you have asked the bank, asked your bank to make specific payment on specific date or specified date। आप क्या करते हैं, आप अपने बैंक को ये कह देते हैं कि ये इतनी पेमेंट करनी है। जैसे आपने कोई लोन लिया हुआ है या आपने किसी से कोई गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लिया, आपने कहा इंस्टॉलमेंट पे करनी है, इस दिन मेरे अकाउंट से इतने पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। अमाउंट भी बता देते हैं और टाइम भी बता देते हैं और इस पे ट्रांसफर कर देते हैं। दैट इज नोन एज स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अब यहाँ देखें, अब नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास ना बिजनेस ना जो बैंक होता है ना, वो क्या करता है, इंटरेस्ट रिसीव कर लेता है, डिविडेंड रिसीव कर लेता है, या किसी ने डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। बैंक में तो वो पेमेंट शो हो रही होती है, लेकिन ना कैश बुक अपडेट नहीं होती। तो बैंक में जो चीज क्रेडिट हो रही होती है ना, जैसे ये चीज पेमेंट है, ये बैंक में हो रही है क्रेडिट। तो अगर ये बैंक में होती है क्रेडिट, तो आप इसे कैश बुक में करेंगे, क्या करेंगे, डेबिट। कैश बुक में आप जब इसे डेबिट करेंगे यहाँ पर, तो आपकी कैश बुक हो जाएगी अपडेट। उसके बाद स्टैंडिंग ऑर्डर्स की पेमेंट जब करनी है, तो आपके बैंक कर रहा होता है डेबिट, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी कम हो जाती है। तो आपका आपके भी अपने बैंक अकाउंट में अपने इसमें जाके इसको डेबिट कर लेंगे और क्रेडिट कर लेंगे कैश बुक में, क्योंकि आपकी पेमेंट होगी, आपका एसेट कम हो गया। इसी तरह बैंक चार्जेस जब बैंक डिडक्ट करता है, तो बैंक उसे करता है डेबिट, आप उसे करेंगे क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसको एक दफ़ा दोबारा इसको रिवाइज करें, ये सामने स्क्रीन पे ये इसे रिवाइज करें, और इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें। इसे रिवाइज करें, और इसमें कोई चीज़ पूछने वाली है तो वो पूछें, ताकि फिर हम आगे ना क्वेश्चन करें इसके।
स्टैंडिंग ऑर्डर मुस्कान, स्टैंडिंग ऑर्डर डेबिट इसलिए होता है कि बैंक में जो आपका अकाउंट होता है वो आपका तो एसेट होता है लेकिन बैंक की लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो बैंक आपके भी आप पे जब पेमेंट कर देता है तो वो लायबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। जब लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम उसे कहते हैं वो डेबिट हो गई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास अच्छा ये क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन है अब्बास रजा का, अगर कैश बुक क्लोज करने के बाद बैंक स्टेटमेंट मिले और दोनों में डिफरेंस हो तो ट्रीटमेंट क्या होगी? हाँ, कैश बुक क्लोज ही हो जाती है, हर महीने आप ना मंथ एंड पे क्लोज कर देते हैं। उसके बाद आपने बैंक स्टेटमेंट लेके तो डिफरेंस अगर आए तो फिर हम कैश बुक अपडेट करते हैं और बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, वो हम इसी वजह से करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? बस। अच्छा देखें, अब हम ना क्वेश्चन करने जा रहे हैं आगे ना नेक्स्ट। तो आप देखें जरा, ये जो डिफरेंसेस हैं ये तो आपने रीड कर लेना है दोबारा। अब ये देखें, रिव्यू क्वेश्चन है, एक दफा इसे रीड करें फिर मैं आपको ना ये करवाता हूँ, गौर से रीड करना है। और एक चीज याद रखनी है, जो आपके पास ना बैंक में चीज डेबिट हो रही है, ये बैंक कैश बुक है, इसमें जो आपके पास कैश चीज डेबिट हो रही है वो बैंक में क्रेडिट हो रही होती है। ठीक है, उसको वो क्रेडिट शो करता है कि आपके पे आप पे रिसीव कर रहा है, जो आपने क्रेडिट किया होता है वो बैंक में डेबिट हो रहा होता है। ठीक है, तो जरा करें, जरा इसे देखें, रीड करें और मैं आपसे फिर कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, देखता हूँ आपने कितना उसको अंडरस्टैंड किया है। अच्छा देखें, अच्छा इसमें देखें, जो हमारे पास है ना अभी जो क्वेश्चन है वो है 7.1। 7.1 क्वेश्चन में देखें, उसने कहा द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ डेरियन क्लार्क फॉर द जुलाई 2006। और उसने बता दिया ये कैश बुक आपका सिर्फ बैंक कॉलम में उसने दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे, इसका मतलब है आपके पास $420 आपके पास थे 1 जुलाई 2006 को। ठीक है, जबकि बैंक में 1 जुलाई 2006 को आपका बैलेंस शो हो रहा है 350 का। कितने का शो हो रहा है? 350 का। अब आपके पास ना उसने 2 जुलाई को एक चीज दी है, उसने कहा है कि एरर्स करेक्टेड कॉन्ट्रा ऑन 30 अप्रैल। इसका मतलब है कि जो 30 अप्रैल को जो आपने कोई चेक वगैरह इशू किया था उसमें कोई एरर था, वो उसने क्या किया, वो जुलाई में आके करेक्ट हो गया। जब वो करेक्ट हुआ तो आपका बैलेंस मैच कर गया है। ठीक है, आपका बैलेंस ओपनिंग कैश बुक का और बैंक का ये सेम हो गया 420। इसका मतलब है ये जो एरर है ना इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे जब हम कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे कि ये भी कोई एरर है, क्योंकि ये ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। तो जो चीजें ऑलरेडी करेक्ट हो जाती हैं उसको हम दोबारा करेक्ट तो नहीं करेंगे। उसके बाद देखें, आपने कैश बुक की जो डेबिट कॉलम है इसको आपने बैंक स्टेटमेंट के जो क्रेडिट कॉलम है इसके साथ मैच करना है। जो डिफरेंसेस आने हैं उनको आपने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, अब देखें
आपने अगर कैश बुक में कोई चीजें नहीं लिखी हुई ना, तो बैंक स्टेटमेंट में लिखी, बैंक ने लिखी हुई है, वो आप उसको उससे अपडेट कर देंगे। अब करेंगे कैसे? जब व्हेन यू विल प्रिपेयर अपडेटेड कैश बुक, ठीक है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अच्छा देखें, पहली चीज है आपका बैलेंस मैच कर गया, जो एरर था वो पिछली दफा वाला कोई पुराना एरर था वो एडजस्ट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद देखें, आपने $230 की कैश सेल्स बैंक, कैश सेल्स बैंक का मतलब है आपने सेल की और सारा पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। आपने कैश बुक में उसको 8 को लिखा हुआ है कि 8 को आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपने तो डेबिट कर दी कैश बुक में, क्या बैंक में वो क्रेडिट हुआ हुआ है? तो अब देखें 8 को ही बैंक ने डिपॉजिट जो है वो कर लिया 230 का। इसका मतलब है ये कॉमन है, ये एरर नहीं है, ये सही है, उसको आप टिक कर लें जो सही है। उसके बाद आपने एल पॉल से चेक लिया 260 का, ठीक है, और आपने वो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया। अब ये 260 डेबिट हो रहे हैं और आपके पास वही चेक 260 का एल पॉल वाला 18 को आपने डिपॉजिट करवा दिया, मतलब कुछ दिन बाद उसी दिन सॉरी बैंक में डिपॉजिट हो गया आपका वो चेक, ठीक है। तो ये डिपॉजिट हो गया है, ये भी आप टिक कर लेंगे, ये ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद देखें जो पी सिंडी है, उसका जो चेक आपने रिसीव किया 29 को 310 का, वो बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। इसका मतलब है ये एक डिफरेंस है, आप इस पे स्टार लगा लें कि ये एक डिफरेंस है, इसको हमने चेक करना आगे, इसको डील करना। उसके बाद देखें आपके पास ना क्रेडिट कॉलम जो है कैश बुक का, उसको हम बैंक स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम के साथ कंपेयर करेंगे और डिफरेंसेस देखेंगे। 245 आपने 13 जुलाई को एम मार्टिन को चेक इशू किया 245 का, ठीक है। और मार्टिन ने क्या किया, आपके पास वही चेक जो है आपने 13 को इशू किया, वो 16 को जाके उसने पैसे ले लिए। इसका मतलब है देयर इज नो डिफरेंस ड्यू टू दिस चेक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास है 19 को एल मास्टर, आपने 19 को एल मास्टर ने को चेक इशू किया 165 का, ठीक है। और वही आपका चेक जो है 165 का एल मास्टर का 22 को बैंक से निकल गया। इसका मतलब है इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, डिफरेंस नहीं है। एन पटेल को आपने 23 को एक चेक इशू किया 110 का, कैश बुक में क्रेडिट हो रहा है, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट होना चाहिए। कितने का? 110 का। 110 एन पटेल, ये 26 को ये चेक भी आपका बैंक में प्रेजेंट हो गया। अब क्या हुआ है, एम मार्टिन को आपने चेक दिया, आपने चेक दिया 13 को, और उसने वो जब गया उधर पैसे लेने के लिए, तो वो 16 को प्रेजेंट किया उसने चेक, और पैसे भी ड्रॉ कर लिए। ये प्रेजेंटेड चेक है। इसी तरह एल मास्टर को आपने 19 को चेक इशू किया, और एल मास्टर आफ्टर 2 डेज 22 को बैंक में चला गया, और उसने क्या किया, वहां से कैश विड्रॉ करवा ली, प्रेजेंट करके, चेक देके वहां पर प्रेजेंट करके काउंटर पे। एन पटेल को भी आपने ऐसे ही चेक इशू किया 23 को 110 का, और उसने 26 को जाके पैसे विड्रॉ करवा लिए, काउंटर पे जाके चेक प्रेजेंट किया, पैसे ले लिए। उसके बाद है के बर्टन को 230 का आपने चेक इशू किया, लेकिन उसने क्या किया, चेक जो है चेक उसने ये किया कि वो चेक जो है ना बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया। इसको भी स्टार लगा लें, इसको हम देखते हैं। आपका क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है 470 का, जबकि बैंक बैलेंस क्लोजिंग शो हो रहा है 150 का। इनमें आ गया डिफरेंस। अब डिफरेंस को एडजस्ट करने के लिए उसने आपको कहा है कि ब्रिंग द कैश बुक अप टू डेट। इसका मतलब है कि जो चीजें कैश बुक में नहीं लिखी हुई वो लिखें। आपने ये कैसे करना है, आपने सबसे पहले ना कैश बुक का ये बैलेंस कैरी डाउन है, यहाँ से स्टार्ट करना है।
ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, ये ब्रिंग डाउन करेंगे बैलेंस को तो ये बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा, इट वुड बिकम बैलेंस ब्रॉड डाउन 470। आप बैंक स्टेटमेंट की तरफ देखें तो बैंक स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम में देखें तो आपके पास ना एक अमाउंट है हमारे पास $40 की, जो कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं हुई कैश बुक में, ठीक है। और दूसरी पेमेंट है हमारे पास ना $260 की, ये बैंक ने कुछ किया हुआ है, हमने कुछ नहीं किया। अब हम देखते हैं कि क्या बैंक ने क्या किया। आपने जो एल पॉल को चेक दिया था ना 18 को, उसने बैंक में प्रेजेंट कर दिया, बैंक ने ले लिया, लेकिन उसने कहा है कि आपको बैंक में वो चेक आ गया, आपने डिपॉजिट करवा दिया, बैंक ने लिख लिया कि हमारे पास ना 260 आ गए। लेकिन अगले ही दिन ये हुआ कि 2 दिन बाद, ठीक है, 20 तारीख को, 20th को क्या हुआ कि आपके पास ना ये अनपेड चेक आ गया एल पॉल की तरफ से। इसका मतलब है कि जो एल पॉल ने चेक दिया था वो आगे आपके बैंक ने रिसीव करके जब अगले बैंक को भेजा है ना नेक्स्ट, ये जो उसने क्या किया, उसने ना पेमेंट करने से इनकार कर दिया। तो इस चेक को कहते हैं कि ये चेक डिसऑनर हो गया है। ये क्या है? डिसऑनर्ड चेक। जब आपने ये चेक देखें, लॉजिक समझे, जब आपने ये वाला चेक रिसीव किया है ना तो आपने कैश बुक में ऊपर डेबिट किया हुआ है, ठीक है, और बैंक ने उसको क्रेडिट किया हुआ है। हमने कहा जी यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। लेटर ऑन यही चेक बाउंस होके आ जाता है कि अकाउंट में हो सकता है कि जिस एल पॉल ने चेक दिया तो उसके अकाउंट में पैसे ही ना हो, ठीक है। ये भी हो सकता है उसने आपको चेक किसी और अकाउंट का दे दिया और साइन किसी और अकाउंट के कर दिए उसने, ठीक है। ये रीजन हो सकती है, कोई और रीजन भी हो सकती है, चेक आउट ऑफ डेट है, चेक फटा हुआ है, ब्लर है या वॉश्ड हुआ है, कोई रीजन भी हो सकती है। अब उसमें क्या करेंगे आप कि इसको भी बैंक ने जो चीजें डेबिट की हुई होती है ना आप उन्हें क्रेडिट कर देते हैं। एक तो आपका डिसऑनर्ड चेक आ जाएगा यहाँ पर, बैंक ने क्रेडिट किया और डेबिट किया हुआ, आप क्रेडिट कर दें 260 से। उसके बाद $40 का डिफरेंस है। $40 क्या है? उसने क्या है, बैंकर्स स्टैंडिंग ऑर्डर फायर इंश्योरेंस। इसका मतलब है आपने फायर इंश्योरेंस करवाई हुई थी और इंश्योरेंस की डेट पे आपने बैंक को पहले ही कहा हुआ था कि आपने $40 जो है वो ट्रांसफर कर देने। बैंक ने ट्रांसफर कर दिए, अभी तक आपने कैश बुक में नहीं लिखे, इसको भी अपडेट कर लें, $40 आप यहाँ पर डाल लें। ये क्या, आपका स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट आ गई, ठीक हो गया। अब देख, उसके अलावा फिर आप देखें बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट साइड जो है ना उसमें देखें कि एक अमाउंट आ रही है 60 की, जो हमने बैंक ने तो लिखी है, हमने अभी तक नहीं लिखी। वो क्या है? उसने वो 31st को डिविडेंड आपके पास आया, क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर का मतलब है आपके बैंक अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट हुई है तो बैंक ने क्रेडिट किया तो आप उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि आपको एक तो डिविडेंड मिल रहा है। आपको डिविडेंड मिलने से क्या होता है, आपके बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, तो आप डेबिट करेंगे, बैंक ने क्रेडिट किया हुआ आप डेबिट कर दें। ये आपकी कैश बुक क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। अब आपने ये इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद इसको क्लोज कर देना है। स्टार्ट कैसे करना है, कैश बुक का बैलेंस क्लोजिंग लेना है, ठीक है, उसको ब्रॉड डाउन करना है। ब्रॉड डाउन करने के बाद आपने क्या करना है कि उसमें बैंक स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम देखना है। जो चीज़ें बैंक ने रिकॉर्ड की आपने नहीं की, आप उन्हें कैश बुक में क्रेडिट कर दें। जो चीज़ें फिर आप क्रेडिट कॉलम देखें बैंक स्टेटमेंट का, बैंक ने कोई चीज़ें क्रेडिट की आपने डेबिट नहीं की, उनको डेबिट कर लें, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको क्या कर दें, क्लोज कर दें। जब आप क्लोज करेंगे आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस आता है, डेबिट साइड वाली साइड बड़ी आती है, देखें वो कितनी है आपकी, 470 प्लस 60, 530, 530 यू विल पुट ऑन द बोथ साइड्स। अब आपके पास जब ये आ गया, अब आपने क्या इसकी कैलकुलेशन में बैलेंस निकालना है, बैलेंस कैरी डाउन कि आपके पास कैरी डाउन बैलेंस कितना आता है। जो बैलेंस कैरी डाउन है उसमें से 530 में से यू विल डिडक्ट 260 प्लस 40, मतलब 300 आपने डिडक्ट करना है।
तो 230 आपके पास आ जाएगा। ये जो बैलेंस आपके पास कैरी डाउन आएगा इसी को आप बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया कैश बुक के अपडेटेड कैश बुक। अच्छा, फिर हम करते हैं कैलकुलेशंस ना। उसने कहा यू आर रिक्वायर्ड, ये आपका पार्ट ए हो गया पूरा। ठीक है, फिर आपके पास उसने कहा है कि सेकंड पार्ट में प्रिपेयर द स्टेटमेंट रिकंसाइल द करेक्टेड कैश बुक बैलेंस। उसने कहा कि आपने कैश बुक का जो करेक्टेड बैलेंस है ना, करेक्टेड बैलेंस का मतलब है ये जो एडजस्टेड बैलेंस निकाला है, इससे स्टार्ट करें एंड द बैलेंस शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट, और आप उसे ये रिकंसाइल करें कि बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस है 31 दिसंबर को, उसके साथ आप उसे रिकंसाइल करें। जब आप बीआरएस स्टेटमेंट बनाएंगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, पार्ट बी, दिस इज कॉल्ड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, जब हम ये बनाएंगे उसने कहा आपने कैश कहाँ से शुरू करना है क्वेश्चन, अपडेटेड कैश बुक से। अपडेटेड कैश बुक को हम देखते हैं, हम हमारे पास कहाँ है, कौन सी बैलेंस उसका आया है। अपडेटेड कैश बुक बैलेंस, अपडेटेड कैश बुक बैलेंस जो आया है ना वो आपके पास आया 230 का। ठीक है, ये जो हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया 230 आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, इसका मतलब है ये पॉजिटिव बैलेंस है, आपके अकाउंट में इतना पैसा पड़ा है। आपने इसमें ऐड अप करना है अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है, और इसमें से आपने माइनस कर देने अनक्रेडिटेड चेक्स, अनक्रेडिटेड चेक्स। तो आपके पास जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस आएगा, बैलेंस आपके पास बैंक स्टेटमेंट बैलेंस आ जाएगा, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितना बैलेंस शो कर रही है। अब देखें उसमें, देखें आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से हैं, अनक्रेडिटेड। मैंने आपको बताया था अनप्रेजेंटेड चेक्स अभी जब हमने पढ़ा है कि जो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं उनका मतलब ये होता है कि आपने चेक्स जो किए हैं वो इशू कर दिए हैं, लेकिन अगला बंदा जिसको आपने इशू किया वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ पैसे लेने के लिए। जैसा कि आप देखें कैश बुक के अंदर 30 डेट वाला के बर्टन वाला है, उसने क्या किया, वो गया ही नहीं बैंक में, उसने प्रेजेंट ही नहीं किया चेक पेमेंट लेने के लिए, ये अनप्रेजेंटेड चेक है। ये क्या है, दिस इज अनप्रेजेंटेड चेक। कितनी अमाउंट है 230, 230 आपकी अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं, ये आप क्या करेंगे यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कैश बुक में डेबिट साइड पे भी एक अमाउंट है जो हमारी मैच नहीं की, और वो है 310 वाली। ठीक है, अब ये पी सिंडी से आपने चेक लिया और आपने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं करवाया, तो ये अनक्रेडिटेड चेक के बैंक में भी क्रेडिट नहीं हुआ, या अनप्रेजेंटेड अन डिपॉजिटेड चेक कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो 310 वाले चेक है ना अनक्रेडिटेड चेक्स, इसको आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, और जो आपके पास नेट बैलेंस आएगा वो आपके पास आएगा बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, और वो कितना आता है 230। ये भी पॉजिटिव फिगर है, प्लस इसमें आपने ऐड किया है 230, ये कितना हो गया 460, माइनस आप इसमें से 310 कर दें, तो रिमेनिंग जो आपके पास बचेगा 460 माइनस 110, तो ये आपके पास 150 बच जाता है। और अगर आप ये वाला बैलेंस देखें ना, तो ये आपकी जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन होता है इसके इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? हाँ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें।
अपडेटेड कैश बुक और ये जो हमने अन प्रेजेंटेड चेक, ये हमने सॉरी ये किया बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। आई होप सो कि आपको अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स और इन चीज़ों में डिफरेंसेस जो हैं वो पता चल गए होंगे। आपने कहा है कि मदीहा के जो आपके पास एंट्री है ना कॉन्ट्रा सेकंड इन बैंक स्टेटमेंट, वो देखें उसमें लिखा है एरर्स करेक्टेड, और कॉन्ट्रा का मतलब होता है कि दोनों जगह पे इसकी एडजस्टमेंट हो चुकी है, बैंक में भी एडजस्टमेंट हो चुकी है बैंक अकाउंट में भी, और इसकी एडजस्टमेंट जो है कैश बुक में भी होगी। ये उसने कहा $70 जो है, $70 जो है ये अप्रैल के कोई पड़े हुए थे जो आपने नहीं लिखे हुए थे, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट जब बनी है तो बैंक में उनने उस एरर को जो है वो करेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो लिहाजा उसके लिए आप दोबारा उसकी करेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें और कोई क्वेश्चन देखें, बाकी क्वेश्चन किसी और को मसला हो इसमें जो भी क्वेश्चन किया है इसमें। हाँ जी देखें अब्बास, आपको क्लियर है यहाँ तक? ओके वेरी गुड। बाकी लोग क्लियर है, मैं आगे चलूँ? ओके मुस्कान क्लियर है, वेरी गुड। ओके चलें हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप करें, ये देखें क्वेश्चन सेकंड वन जो है, सेकंड क्वेश्चन में भी उसने बैंक कॉलम दिया हुआ है। उसने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक जो 7.2 है उसमें देखें उसने ये क्वेश्चन में दिया हुआ द बैंक कॉलम्स ऑफ द कैश बुक हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर एस सिल्वर फॉर द मंथ ऑफ 30th जून 2006। उसमें डेबिट कॉलम भी दिया हुआ है, क्रेडिट कॉलम। बैंक बैलेंस ओपनिंग शो हो रहा है कि आपके पास 240 थे, लेकिन अगर कैश बुक में आप चले जाएं तो कैश बुक बता रही है कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस जो है जून फर्स्ट को वो 220 का था, ठीक है। लेकिन जो बैंक है वो शो कर रहा है कि 1 जून को ये 240 का था, 20 का डिफरेंस स्टार्ट में था। लेकिन बाद में उसने कहा है कि आपके पास ना एक चेक आया है 20 का जो डेबिट हो गया और आपका बैलेंस जो है वो 220 का हो गया। इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंस आ रहा था स्टार्ट में ये वाला, तो ये डिफरेंस जो है वो एलिमिनेट हो गया, वो इस चेक का डिफरेंस था जो आपने एक पेमेंट की हुई है, ठीक है। अब क्योंकि एडजस्टमेंट तो ऑलरेडी हो चुकी है इसलिए हम इसकी तो एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, जो ओपनिंग डिफरेंसेस थे, ठीक है, वो एडजस्टमेंट एरर वाली खुद ब खुद निकल गई है। अब बाकी जितनी चीजें हैं ना उनको आप चेक करें कि हमारे पास ना कैश बुक अपडेट करनी है तो आपके कैश बुक में बैंक स्टेटमेंट में देखें कि आपके क्रेडिट कॉलम को कैश बुक के डेबिट कॉलम के साथ कंपेयर करें, और जो चीजें बैंक स्टेटमेंट में लिखी हैं कैश बुक में नहीं है उनको कैश बुक में डाल के अपडेट करें। जरा करें आप ये क्वेश्चन करें कैलकुलेशन में, फिर समझाता हूँ। जब मैं करूंगा तो आपने अपने आंसर मैच कर लेने हैं। जल्दी जल्दी करें ये, कैश बुक अपडेट करें, इसका क्लोजिंग बैलेंस से गिवन है बैलेंस कैरी डाउन 390, उसको कंसीडर करें और वहां से कैलकुलेशन करना शुरू करें। जल्दी करें।
आपका जो बैंक स्टेटमेंट का एंड बीआरएस का जो आंसर आना चाहिए ना, बैंक स्टेटमेंट बैलेंस, वो 410 आना चाहिए जब आपने बीआरएस बनानी है। पहले कैश बुक अपडेट करें। कैश बुक में जो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बैंक ने लिखी हुई है, रिकॉर्ड की है, अगर बैंक ने कोई चीज़ क्रेडिट की है, कैश बुक में डेबिट नहीं है, उसे डेबिट कर दें। बैंक ने कोई चीज़ बैंक स्टेटमेंट में डेबिट की हुई है, कैश बुक ने क्रेडिट नहीं की, उसको भी क्रेडिट करके क्लोज कर दें, कैश बुक अपडेट हो जाएगी। चलें करें ये, और फिर बताएं मुझे कि आपका ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा देखें, अभी मैं इसके लिए ना अपडेटेड कैश बुक प्रिपेयर करने लगा हूँ। आप देखेंगे अपडेटेड कैश बुक आपकी यही है, उसका आंसर आप मैच कर लें। अपडेटेड कैश बुक फॉर 7.2, क्वेश्चन नंबर 7.2। आप देखें आपके पास कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 319। ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, आप इसे डेबिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे। योर बैलेंस ब्रॉट डाउन विल बी $390। ठीक है। अब देखें कैश बुक की ना डेबिट साइड को आप कंपेयर कर दें जो बैंक स्टेटमेंट है ना उसकी क्रेडिट साइड के साथ। ठीक है, जो उसमें देखें आपने हमारे पास ओपनिंग बैलेंस के बाद जो 145 हमारे पास कैश बुक में डेबिट हो रहा है, बैंक स्टेटमेंट में वो क्रेडिट हो रहा है, ओके गुड, टिक कर लें। उसके बाद 170 हमारे पास क्रेडिट हो रहा है यहाँ पर, और वहाँ यहाँ पर 170 जो है हमारे पास ना वो कैश बुक में डेबिट हो रहा है और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आता है ये जो लॉजमेंट लिखी हुई है, इसका मतलब है डिपॉजिट्स ही करवाए हैं आपने। ठीक है, जो चेक डिपॉजिट करवाए हैं। अच्छा, 275,000 ये कैश सेल्स बैंक आपने करवाई हैं 28 को, और वही आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी शो हो रही हैं। लेकिन जो बैंक में ना बैंक स्टेटमेंट में एक बैलेंस है 140 का, ये बैंक स्टेटमेंट में तो क्रेडिट हो रहा है, कैश बुक में डेबिट नहीं है। ये है क्या? ये आपके पास ना क्रेडिट ट्रांसफर हुआ है, डायरेक्टली किसी ने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, डिपॉजिट करवा दिया है। ये कौन है? एम जॉनी है,
उसने क्रेडिट ट्रांसफर करवाया, तो बैंक में ये क्रेडिट हो रहा है, आप इसको डेबिट कर लें, तो ये आपके पास डायरेक्ट ट्रांसफर आ गया। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि आपके जो कैश बुक है ना, कैश बुक के जो बैंक कॉलम है, इसमें क्रेडिट साइड पे उसको कंपेयर करें बैंक स्टेटमेंट के डेबिट कॉलम के साथ। 210 कैश बुक में आप क्रेडिट हो रहा है, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो रहा है। ओके, इसको टिक कर दें, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी। 150 कैश बुक में क्रेडिट हो रहा है, बैंक स्टेटमेंट में 150 डेबिट हो रहा है। ठीक है, फिर 190 कैश बुक में आ रहा है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा। ठीक है, और अब यहाँ पर दो डिफरेंसेस हैं जो बैंक ने दो अमाउंट्स रिकॉर्ड की हुई हैं, जो हमने नहीं रिकॉर्ड की, जो मैंने सर्कल कर ली है यहाँ पर। बैंक में ये दोनों डेबिट हो रही हैं, इसका मतलब है कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए। ये है क्या क्या चीज देखें, उसने कहा है कि एक तो आपके पास ना आपने अनपेड चेक है एम एन डी का। ठीक है, एम एन डी का क्या है, अनपेड चेक। अब ये जो चेक था आपने क्या किया हुआ था, उससे आपने एम मंडी से रिसीव किया था, आपने वो उसको कर लिया, वहां पर ना लिख लिया। अब आपने क्या किया, लॉजमेंट तो करवा दी, बैंक ने क्रेडिट कर लिया, लेकिन बाद में बैंक ने उसे क्या किया, बैंक ने अगले बैंक को भेजा, तो उन्होंने उसको पेमेंट करने से रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा इसके एम मंडी के अकाउंट में पैसे नहीं है या कुछ और है। ठीक है, अब ये आपके कैश बुक में बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट हो रहा है, कैश बुक में से डेबिट कर दें। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, डिसऑनर्ड चेक है। जो भी एम मंडी है, जो भी है, उसका नेम आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आप देखें $10 जो है कैश बुक में डेबिट हो रहे हैं, ये क्या है, बैंक चार्जेस हैं, बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए हैं। तो $10 बैंक ने क्रेडिट तो किए हुए, डेबिट किए हुए बैंक स्टेटमेंट में, आप उसे डेबिट क्रेडिट कर दें कैश बुक में, तो बैंक चार्जेस आपके यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। जब आप इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, कैश बुक को क्लोज करेंगे, देन यू विल गेट द न्यू बैलेंस, अपडेटेड बैलेंस। वो अपडेटेड बैलेंस कितना आएगा, आपकी डेबिट साइड आप कैलकुलेट करें टोटल कितनी आती है। ठीक है, ये आपके पास आ रही है 530 की। 530 में से आप 180 माइनस कर दें, टोटल डेबिट साइड इज इक्वल टू 530। अब ये कितना हमारे 390 प्लस 140। ठीक है, 530 उसमें से आप 170 और 10 इसमें से सॉरी माइनस कर लें, दो अमाउंट माइनस करेंगे, रिमेनिंग विल बी 350। 350 will be your balance carried down. When you will calculate this balance carried down, you will bring this balance down, balance brought down आपने इसे लाजमी करना है। 350 ये आ गया। अब आगे आपके पास आ गया ना बी आर एस। नाउ यू विल प्रीपेयर द बी आर एस। बी आर एस जब आप प्रीपेयर करेंगे तो आपके पास जो कैसे आप प्रीपेयर करते हैं, उसने कहा है कि आपको ना रिकनसाइल करें करेक्टेड बैलेंस, आप कैश बुक लें और आपके पास वो उसका बैलेंस जो है ना वो रिकनसाइल होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, अब उसमें देखें बी आर एस में सबसे पहले तो आप लेंगे अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। आपके अपडेटेड कैश बुक बैलेंस जो है वो आ रहा है 350 का। ठीक है, इसमें आपने ऐड करने अनप्रेजेंटेड चेक्स और माइनस करने अनक्रेडिटेड चेक्स, तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आना चाहिए। आपके पास अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड चेक्स जो होते हैं ना, ये होते हैं कैश बुक के अंदर। अनप्रेजेंटेड वो चेक्स होते हैं जो आपने इशू कर दिए हैं लेकिन बैंक अभी तक वो रिसीव नहीं हुए। ठीक है, अब वो कौन से चेक, वो बैंक ने रिसीव नहीं किए, बैंक ने पेमेंट नहीं की उनके अगेंस्ट। अब वो देखें, एक तो आपने इशू जितने किए हैं ना वो क्रेडिट साइड पे कैश बुक में नजर आ रहे हैं। $190 जो है ना ये आपने पेमेंट नहीं की, ये जो जिस बंदे को आपने इशू किया है ना, एन बिंगर को, उसने जाके चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, पेमेंट ही नहीं ली, तो दिस इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक।
190 दिस विल बी एडिड, ठीक है, टू अपडेटेड कैश बुक बैलेंस। और उसके बाद आप देखें डेबिट साइड को अगर मैच करते हैं ना, तो डेबिट साइड में आप देखें कि आपके पास जो बैलेंस आ रहा है ना, जो मैच नहीं कर रहा, वो आपके पास है 130 वाला, जो आपने जी मार्टिन से चेक रिसीव किया, बैंक में डिपॉजिट करवाया या नहीं करवाया, डिपॉजिट करवाया, बैंक ने पैसे नहीं लिए, या आपने डिपॉजिट ही नहीं करवाया, दिस इज कॉल्ड अनक्रेडिटेड चेक। ये कितने का है? ये 130 का। वो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें से माइनस हो जाएगा। तो आपके पास बैलेंस जो है वो कितना आता है वो कैलकुलेट कर लें, ठीक है। 350 प्लस आप 190 करेंगे और माइनस इसमें से आप 130 करेंगे, तो आपके पास 410 बैलेंस आता है, जो शो हो रहा है कि आपके पास ये बैलेंस आना चाहिए बैंक स्टेटमेंट का। तो आप अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में बैंक स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 410 ही है, तो इसका मतलब है ये करेक्ट है। किस किस का करेक्ट है बताएं मुझे, किस किस ने करेक्ट कर लिया इसे, इसके मुताबिक। अच्छा मुस्कान, आप कैश बुक में आपका बैलेंस आ गया अपडेटेड कैश बुक का 350, और आपका बीआरएस का बैलेंस जो है वो 410। वेरी गुड। अब्बास आप बताएं। ओके वेरी गुड अब्बास। बाकी लोग? किसी का डिफरेंस आया था तो वो बता दे। कोई किसी चीज में मसला आया उनको, कोई चीज अंडरस्टैंड करने में, ताकि वो चलें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कैलकुलेशंस, बच्चों को ये समझ नहीं आती है बैंक क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्लियर कर लें, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में आने हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट फॉर्म में जब आपको इस तरह समझ आएगा तो स्टेटमेंट फॉर्म में ही समझ आ जाएगा। जी बाकी सब लोग ठीक है, आपके करेक्ट है? किसी का डिफरेंट आया हो आंसर? अच्छा देखें, अगर क्वेश्चन नंबर आपका है 7.3, करें जरा क्वेश्चन नंबर 7.3, उसमें देखें आपके पास ना, उसने कहा है कि आपकी जो कैश बुक है ना उसमें बैलेंस शो हो रहा है 10,260, जबकि आपकी बैंक स्टेटमेंट शो कर रही है बैलेंस 8,550 का, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो है कैश बुक में, ओपनिंग बैलेंस जो हो रहा है वो 8,420 का शो हो रहा है कि ओपनिंग बैलेंस इतना था, जबकि जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है 8,690 का। उसके बाद सेकेंड फेब को एक चेक आ गया उनके पास ना, जिसकी उन्होंने पेमेंट की, और उसके बाद उनका जो बैलेंस है वो सही इक्वल आ गया 8,420। तो ये इसको आप कंसीडर नहीं करेंगे, जो चेक आ चुका है और उसकी पेमेंट भी हो चुकी है, इसका मतलब है ऑलरेडी उसकी ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट हो चुकी है। ये क्वेश्चन करें, ठीक है, अपडेटेड कैश बुक प्रिपेयर करें, ठीक है, और फिर आप उसको अपडेट बीआरएस प्रिपेयर करें, और बताएं इसमें आपको, मैं फिर करवाता हूँ, मसला होगा तो फिर करते हैं। ये करें क्वेश्चन ज़रा।
सॉरी, अच्छा ये क्वेश्चन है आपका मदिया के कैश बुक में जी मार्टिन 130 की एंट्री क्यों नहीं होगी। कैश बुक में देखें वो ऑलरेडी जी मार्टिन जो है वो रिकॉर्ड है। अब आपने इससे चेक लिया है और आपने इसको बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। दिस इज अनक्रेडिटेड चेक। आप देखें इसको, ये कैश बुक में डेबिट हो रहा है तो क्या यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट में यहाँ क्रेडिट होना चाहिए था ना, वो क्रेडिट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो ये अनक्रेडिटेड चेक है, कैश बुक में ऑलरेडी मौजूद है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं है। मुस्कान, एक मिनट में क्वेश्चन मैंने पीछे कर दिया था, इस वजह से शो नहीं हो रहा। आप देखें क्वेश्चन नंबर ये है 7.3, ये करें। अभी देखें आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, 2 और 3 भी क्वेश्चन नंबर आसान है, सिमिलर क्वेश्चन है। आपने ये जो 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दोनों क्वेश्चंस आपने करने हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 भी है, आप लोग ये क्वेश्चंस करेंगे और फिर कल की क्लास में हम स्टेटमेंट फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है कि आपने कैश बुक कैसे अपडेट करनी है। ये सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इजी क्वेश्चन। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो क्वेश्चंस करने हैं ना, वो आपने क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 4, ठीक है, 7.4, दिस बोथ और होमवर्क, ठीक है, आपने ये करने हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा 7.5 और 6 एंड ऑनवर्ड्स, ये हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि ये आपको वो हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में हैं, तो इसको मैं आपको समझाऊंगा कल, फिर हम करेंगे इंशाल्लाह। ये कल कंप्लीट हो जाना है, ठीक है, और इसके फिर हम उसके बाद एमसीक्यूज कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। आप इसको कर लें, क्वेश्चंस को होमवर्क में कर लें, ठीक है। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़, मुलाकात होती है कल।